अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्दुल हमीद। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग है वर्क एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट, आमतौर पर यह समझा जाता है कि वर्क एक फिजिकल या मेंटल एफर्ट है, लेकिन डियर स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हो। मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहेंगे वर्क तब हुआ जब किसी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई की और उसकी वजह से उसने डिस्प्लेस किया या उसकी वजह से वो मूव करता है, तो फिर हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। जबकि एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी जिस्म के अंदर काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं when a force acts on a body, कि जब एक कुव्वत अमल करती है किसी जिस्म के ऊपर and displaces it through some distance, और इसको कुछ फासले तक मूव कराती है, then work is said to be done। तो हम कहते हैं कि जो है वर्क हुआ है। जबकि एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी क्या है? एनर्जी the capacity of a body to do work is called its energy। तो किसी जिस्म के अंदर उसके काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, एक जैसी रहे, उसकी हरकत के दौरान में, उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के दौरान में अगर उसकी फोर्स की मिकदार और उसकी डायरेक्शन एक जैसी रहे, तो फिर हम कहेंगे ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स रिमेन सेम देन द फोर्स इज सेड टू बी कांस्टेंट। अगर फोर्स की मिकदार और डायरेक्शन एक जैसी रहे तो फोर्स को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। जबकि जनरली वर्क को डिफाइन किया जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, ये वर्क की जनरल डेफिनेशन है कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट अपने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से डिस्कस किया। इसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका? कि जो वर्क है वो आमतौर पर दो चीजों का हासिल ज़रूर है। दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से जो चीज हासिल होती है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो वो कौन सी दो चीजें हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क हासिल होता है? एक चीज है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मिकदार, और दूसरी चीज है फोर्स का वो हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो चीज हासिल होगी उसको वर्क कहा जाता है। तो हम वर्क को राइट करते हैं मैथमेटिकली, एफ एरोहेड मीन इज अ वेक्टर, डॉट और डी एरोहेड, डी भी क्या है आपके पास? एक वेक्टर है। तो एफ और डी क्या है? हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में क्या है? इनके दरमियान में क्या है? डॉट। तो जब दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट, तो वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पे जो W है इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम लिख सकते हैं एफ डी cos थीटा या D इंटू एफ cos थीटा। तो आपके पास ये जो यहाँ सिंपल D है ये एक्चुअली क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो आपके पास एफ cos थीटा है ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। ये आप देखें यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट
ए पोजीशन पे मौजूद है, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, ये आप देखें ये फोर्स है और इसको हमने एफ से शो किया, ये फोर्स एफ, और ये फोर्स एफ क्या कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, जिस तरफ ये चीज जा रही है, फोर्स ने डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाया वो क्या है, थीटा। इस फोर्स ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन से कहां पे लेके गई, बी पोजीशन पे। तो यहां पे क्या हुआ, डी डिस्प्लेसमेंट कवर, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, डी डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की और इसकी वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, हमने कहा इस पे क्या होगा, वर्क हुआ। तो वो मालूम करते हैं, इसके लिए हमने राइट किया कंसीडर अ कांस्टेंट फोर्स एफ। अब यहाँ जो आपके पास फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, मींस कि इसकी जो मैग्नीट्यूड और इसका जो एंगल है या डायरेक्शन है वो यहाँ ए से लेकर बी तक क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेट्स सपोज कि हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की 2 न्यूटन है और जो डायरेक्शन है या जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक फोर्स जो है वो 2 न्यूटन और जिस एंगल पे ये एक्ट कर रही है वो 30 डिग्री, ये थ्रू आउट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसलिए हमने कहा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो हमने कंसीडर किया एक कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट करती है किसके ऊपर, ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा। किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, कोई भी एंगल हो सकता है, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये एंगल किसके साथ है, फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस तरह वो चीज मूव कर रही है। इससे क्या हुआ, फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। जब फोर्स अप्लाई की तो उसने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए से पोजीशन बी पर ले गया थ्रू आर डिस्प्लेसमेंट डी, और इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट डी कवर किया। वर्क मालूम करने के लिए हमें चाहिए फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। आप देखें यहां पर ये अगर फोर्स है तो हमने इसके 2 कंपोनेंट बनाए। इस फोर्स का एक कंपोनेंट आप देखें, ये कसर से आप देखें ये हमारे पास एफ कॉस थीटा, एक फोर्स का कंपोनेंट ये है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ये देखें जिसको एफ साइन थीटा से शो किया हुआ है। तो हमारे पास फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो ये है, और ये कौन सा है, एफ कॉस थीटा। तो वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक कि हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लेंगे, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो लेंगे, और फोर्स के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा, वर्क डन। तो हमने लिखा W = F डॉट D, और ये किसकी इक्वल होता है, एफ डी कॉस थीटा। हम इसको लिख सकते हैं D × F cos थीटा। और D क्या है, D हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और F cos थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। D हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट की मिकदार, और F cos थीटा क्या है, फोर्स के उस कंपोनेंट की मिकदार जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का हासिल ज़रब, तो हमारे पास क्या है, वर्क डन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हमने इसको एक्सप्लेन किया। अब हम इस वर्क को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्राफ की मदद से हम वर्क कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमने ग्राफ प्लॉट किया, वो हमारे पास जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में है, और यहाँ हमने हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट था वो स्ट्रेट लाइन में था, और अगर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में हो तो जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली क्या होता है,
डिस्टेंस होता है। तो यहां डिस्टेंस तो हमने अलोंग एक्स एक्सिस लिया और जो फोर्स है उसको हमने अलोंग वाई एक्सिस लिया और ग्राफ किसके दरमियान प्लॉट किया, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में। तो कंसीडर अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस is plotted along x-axis, force is plotted along y-axis. In this case force is constant. इस केस में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो फिर ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये आप देखें ये ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग हमने फोर्स को जो है वो लिया हुआ है। और इसमें क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है और जब फोर्स कांस्टेंट है तो ये आपके पास ये देखें ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है, जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह हमारे पास ये ग्राफ हासिल हुआ। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम फोर्स ले रहे हैं किसमें, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं मीटर में, और वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन की बात करते हैं तो थीटा होगा वो 0 डिग्री। तो वर्क डन आपके पास है एफ डी और यूनिट इसका होगा जॉल, क्योंकि एफ न्यूटन, डी एन मीटर, तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। तो यहाँ मैथमेटिकली हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया एफ टी। और जो शेडेड एरिया ऑफ ग्राफ है वो भी क्या है, एफ डी। क्योंकि आप दोबारा ग्राफ पे देखें, ये हमारे पास ग्राफ है, इसको दोबारा देखें, ये जो ग्राफ की शेप है दैट इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, आप देखें ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर हम बात करते हैं लेंथ की तो यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ है इस रेक्टेंगल की जो कि d के इक्वल है, और यहां से लेकर यहां तक ये इसकी विड्थ है जो कि किसकी इक्वल है, f की इक्वल है। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसकी इक्वल होगा, f इंटू डी, लेंथ इंटू विड्थ, df या fd, और ये इसका एरिया। और हमने अभी देखा है कि जो fd होता है वो एक्चुअली क्या है, वर्क डन। तो हम कह सकते हैं एरिया अंडर अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व हो तो उसका जो एरिया होता है रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द फोर्स, तो उसका जो एरिया होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वर्क डन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमने बात की कि क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर हमारे पास फोर्स और दूसरा वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो इन दो वेक्टर का डॉट तो हमारे पास वर्क, और जो वर्क है वो आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आपके पास एंगल 90 से लेस होगा तो फिर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब एंगल 90 से लेस होता है तो फिर फोर्स का कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, तो वर्क क्या आ जाता है आपके पास, पॉजिटिव। When theta is equal to 90 degree, no work is done. जब एंगल 90 का होगा तो कोई वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि W is equal to FD cos theta, और जब थीटा 90 पुट करेंगे तो cos की वैल्यू 0, तो आपके पास वर्क 0 हो जाएगा। If theta greater than 90, अगर एंगल 90 से ज्यादा है, वर्क डन इज नेगेटिव, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि जब एंगल 90 से ज्यादा होता है तो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आता है, इससे वर्क आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर नॉन एज जॉल, आपको बताया। उसके बाद डायमेंशन ऑफ वर्क m/(t)-2। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने बात की कि पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है, तो उनकी क्या एग्जांपल्स हैं।
Example of positive work done. When a body is pulled on a rough surface, the work done by the pulling force is positive. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस पे पुल करते हैं, जब आप किसी चीज को खींचते हैं, तो फिर जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी उस फोर्स की डायरेक्शन में होता है, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि इसकी एग्जांपल आप नेगेटिव वर्क की, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। अब जो एग्जांपल हमने अभी पॉजिटिव वर्क की ली थी उसमें देखें तो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, आप उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसको रेजिस्ट कर रही है, उसको मूव नहीं कराने दे रही, तो वो जो फोर्सेस हैं डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हैं, लिहाजा जो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। और जब हम बात करते हैं किसकी, जीरो वर्क की, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क होता है वो जीरो होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी चीज को सर्कल में मूव कराती है, तो वो सेंटर की तरफ होती है, फोर्स सेंटर की तरफ होती है, और डिस्प्लेसमेंट किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, और आपस में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, cos 90 जीरो होता है, वर्क आपके पास जीरो की इक्वल है। और बिल्कुल इसी तरह वर्क डन बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। और अभी हमने बात की कि जब सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी और इसकी वजह से जो वर्क होगा वो जीरो। कुछ इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि 1 जॉल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट that is equal to 1.6 10⁻⁻19 joule, और 1 किलोवाट आवर that is equal to 3.6 10⁻⁶ joule, या इसको हम 3.6 मेगा जॉल भी से राइट करते हैं, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जॉल। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमने इसमें इसको ग्राफिकल मेथड से और इसको फार्मूले की मदद से हमने एक्सप्लेन किया। एक बार फिर आपको बता देते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स क्या होती है कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे, सेम रहे, तो आप उस फोर्स को क्या कहते हैं, कांस्टेंट फोर्स। उसके बाद वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन को आप डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या आप इसको डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैथमेटिकली एफ डॉट डी से और ये डी इनटू एफ कॉस थीटा से। और एक्सप्लेनेशन में है कि आपने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं, तो फोर्स ने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को ए से बी तक डिस्प्लेस किया, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी है, और यहाँ से वर्क एफ डॉट डी जो कि एफ डी कॉस थीटा, यहाँ से डी इनटू एफ कॉस थीटा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वर्क है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और दूसरा फोर्स के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ग्राफिकली में क्या है, हमने ग्राफ प्लॉट किया, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान में डिस्टेंस को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया, फोर्स को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया। क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो ग्राफ की जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ आप देखें ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया हुआ है, फोर्स को अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया हुआ है, और आपके पास जो ग्राफ की लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आपके पास फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और डायरेक्शन जो है वो सेम है, तब आपके पास जो वर्क होगा वो एफ डी के इक्वल और
इसका यूनिट होगा जॉल। और यहाँ से W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ से एफ डी के इक्वल। शेडेड एरिया ऑफ द ग्राफ इज आल्सो एफ डी, लिहाजा हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये है, एरिया अंडर अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, वो किसको शो करता है, वर्क डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, थीटा लेस देन 90 तो पॉजिटिव, इक्वल टू 90 तो नो वर्क इज डन, ग्रेटर देन 90 तो नेगेटिव। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, जॉल के इक्वल, डायमेंशन ml स्क्वायर t-2। पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल हमारे पास है जी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी रफ सरफेस के ऊपर पुल करते हैं, खींचते हैं, तो जो वर्क होता है पुलिंग फोर्स के जैसे वो पॉजिटिव, और जो फ्रिक्शनल फोर्सेस के जैसे वर्क होगा वो नेगेटिव। जीरो वर्क की बात करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो जीरो होता है, और जब चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर भी वर्क जीरो होता है। एमसीक्यू है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर का डिस्टेंस मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 5 न्यूटन की है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो 10 मीटर का हो रहा है। If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body is, आपने एंगल मालूम करना है, फॉर्मूला आपके पास होगा एफ डी कॉस थीटा, वर्क गिवन है, एफ गिवन है, डी गिवन है, कॉस थीटा आप फाइंड आउट करेंगे, वहां से कॉस इनवर्स लेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। इसी तरह एक और एमसीक्यू है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ under the action of a force, the work done by the force is, आपको भी एग्जांपल में बताया था कि जो सेंटीपिटल फोर्स के जैसे वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो डेफिनेटली इसकी जो ऑप्शन ए है जीरो वाली, ये इसका करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इसको अच्छे तरीके से बच्चे बुक से रीड कीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार करके इसको राइट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, उसमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको जो आज मैंने बताया, समझाया, इसको आप अच्छे तरीके से रीड करके आइएगा। थैंक यू सो मच।